नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 10th वीडियो लेक्चर है और आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की अनदर एप्लीकेशन एमएस एक्सेल की। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर किया था एमएस वर्ड और उसके हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था और हमने देखा था कि ये जो टॉपिक्स हम आजकल कवर कर रहे हैं ये देखने में ही टफ़ है। अगर हम इनको एक दो बार रिवाइज़ करेंगे कॉपी पेन लेके तो यहाँ पे चीज़ें जो है बिल्कुल आसान दिखाई देने लगेगी। मैं खुद एचपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, वो भी हिंदी मीडियम में। तो मैं समझ सकता हूँ कि हम एचपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को है जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स रहती है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे हमने चीज़ों को बिल्कुल जीरो से शुरू किया है, वो भी आसान तरीके से। और जब हम इस कोर्स को बाइंड अप करेंगे तब आप लोगों को अपना प्रो लेवल जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। इस बात का मलाल मुझे भी है कि हमने यहाँ पे कोर्स थोड़ा देरी से शुरू किया है, बट मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी कंटेंट मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, नोट्स जो शेयर करूँगा, उस लेवल का कंटेंट चाहे आप 20-30 हज़ार रुपये की कोचिंग लगा लो, फ्री में पढ़ लो या किसी से एडवाइस ले लो, मैं गारंटी देता हूँ कि उस लेवल का कंटेंट जो अब कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप सीरियसली में इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो जो मॉडल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो भी मेरे कॉन्सेप्ट है, उनको आप जो है रेगुलरली फॉलो करें और सीरियसली फॉलो करें, थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करें, तो आप इस एग्ज़ाम को जो है आसानी से क्रैक कर पाएंगे। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। MCQs बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर। तो हम यहाँ पे पहले MCQs करेंगे प्रीवियस लेक्चर जो हमने MS वर्ड किया था, ताकि हमारा रिवीजन भी जो है साथ साथ चलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल। तो इनमें से किस व्यू में हेडर और फुटर जो है विजिबल रहता है, ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर हमसे। प्रिंट लेआउट व्यू में जो है ये विजिबल रहता है, इसका करेक्ट आंसर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हेडर और फुटर होते क्या हैं। ए हेडर इज़ द टॉप मार्जिन ऑफ ईच पेज। हेडर जो है टॉप मार्जिन रहता है किसी भी पेज का जो हम MS वर्ड में क्रिएट करते हैं। एंड ए फुटर इज़ द बॉटम मार्जिन ऑफ ईच पेज। और फुटर जो है बॉटम मार्जिन रहता है किसी भी पेज का जो हम MS वर्ड में क्रिएट करते हैं। हेडर एंड फुटर आर यूजफुल फॉर इंक्लूडिंग मटेरियल दैट यू वांट टू अपीयर ऑन एवरी पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। तो बोलता है कि हेडर और फुटर जो है यूजफुल मटेरियल रहते हैं हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट के, जिनको जो हम एवरी पेज मतलब किसी भी पेज में जो है शो करना चाहते हैं, जैसे कि सच एज योर नेम, द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपना नाम शो करना चाहते हैं, टाइटल शो करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट का, और पेज नंबर जो हमारे रहते हैं, तो हेडर और फुटर ही है यूजफुल मटेरियल जो ये सब शो करते हैं। अब इसका एक कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो बात कि हम एक बुक राइट कर रहे हैं MS वर्ड में। ठीक है, तो उस बुक को राइट करने के लिए हमें टॉप में जो है टाइटल भी देना पड़ेगा, नीचे जो बॉटम में जो हमें वहाँ पे उसके पेज नंबर भी लिखने पड़ेंगे, और हमें जो हम लेसन उस पर इंक्लूड कर रहे हैं, टॉपिक या जो भी उस पर जिस पे हम बुक लिख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि उस बुक में 10 लेसन हो तो हम उस बुक में जो लेसन वाइज उनका नाम भी लिखना पड़ेगा। तो जो टॉप मार्जिन में रहता है वो हेडर रहता है और जो बॉटम मार्जिन में रहता है वो फुटर रहता है। मतलब कि 1 2 3 4 अगर हम पेज नंबर दे रहे हैं तो वो फुटर है, और जो टॉप मार्जिन में टाइटल दिया हमने, लेसन का नाम लिखा है अपने बुक में, वो जो हेडर रहने वाला है। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एचपी एग्जाम नोट्स जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हेडर यहाँ पे वर्क कर रहा है, शो हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद समझ आ ही गया होगा आपको ये। इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। जब हम इमेजेस का अनवांटेड पार्ट को जो रिमूव कर देते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग बोलते हैं हम उस प्रोसेस को। ठीक है, अगर हम अपने इमेज के आसपास का जो अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए पार्ट जो है, अगर हम उसको कट कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन में भी तो आता है क्रॉप का ऑप्शन, ये भी आ ही गया होगा। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ वी कैन प्रेस। ठीक है, जब अगर हमें सेंटर अलाइनमेंट को जो है, पैराग्राफ को जो है सेंटर अलाइनमेंट में लाना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, क्या शॉर्टकट की, कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, Ctrl+E। ये हम लोगों ने किया हुआ है पिछले, बहुत आसान से। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड। जो स्पेस हमारे मार्जिन के बीच और पैराग्राफ को जब हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट मार्जिन के बीच और पैराग्राफ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं हम उसको। ठीक है, विच आइटम आर प्लेस एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। कौन सी आइटम है जो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट में प्लेस की जाती है। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, फुटर मत टाइप यहाँ पे वहाँ पे मार्क कर देना, क्योंकि फुटर तो हमारे एवरी पेज में हम डालते हैं ना, कि हमें जो चीज़ें अपने एवरी पेज में चाहिए होगी बॉटम में, उसको हम फुटर लिख देते हैं। बट अगर हम अपना कंप्लीट हमने अपना जो है
बुक कंप्लीट राइट कर दिए, तब हम उसके एंड डॉक्यूमेंट के अपने एंड में क्या लिखेंगे, एंड नोट लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ लेटर दैट अपियर्स लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर या कोई भी नंबर हो जो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट के थोड़े ऊपर जो है प्लेस किए जाते हैं या दिखाई देते हैं हमें, तो हम उनको क्या बोलते हैं, बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्स रेस टू पावर 2, वाई रेस टू पावर 2 और जेड रेस टू पावर 2। तो ये जो 2 है जो हमें ऊपर दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है पीछे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए, और ये कितनी आसान है, आप लोग अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। विच आइटम अपेयर डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। तो जो आइटम मेन बॉडी टेक्स्ट के पीछे जो है थोड़ी कम उसमें लाइट में दिखाई दे, डिम दिखाई दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर मार्क बोलते हैं। और ये आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, जैसे ये HP एग्ज़ाम है, यहाँ पे मैंने इसके जो है बिल्कुल डिम कर दिया और एज ए वाटर मार्क हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसका वाटर मार्क का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्यूचर स्टार्ट ए न्यू लाइन वन एवर ए वर्ड और सेंटेंस रीच ए बॉर्डर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि MS वर्ड का वो कौन सा फ्यूचर है जो नई लाइन को खुद ब खुद क्रिएट करता है, मतलब स्टार्ट करता है जब हमारा वर्ड या सेंटेंस जो है बॉर्डर पे रीच करेगा। तो उस फीचर को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे इमेज पे भी देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो पत्ता है, हमने यहाँ पे पहले बॉर्डर लाइन क्रिएट करनी है, और जब हम इस पर कोई आर्टिकल लिख रहे होंगे या यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लिख रहे होंगे, तो जो हमारी लाइन जब यहाँ पे बॉर्डर पे रीच करेगी तो उसके बाद एक नई लाइन खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसी इमेज पे या इस पत्ते पे जो है वो लाइन क्रॉस कर जाएगी। तो ये इस फंक्शन से ये आर्टिकल कितना अच्छा लग रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन है, रैपिंग फंक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूविंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड। जो डायरेक्शन रहती है रेक्टेंगुलर पेज की फॉर व्यूविंग या फिर प्रिंटिंग के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम, ठीक है, ओरिएंटेशन बोलते हैं हम उसको। जब हम अपने पेज की जब प्रिंट आउट निकालना चाहेंगे हम, तो वहाँ पे पूछता है कि आपने उसको हॉरिजेंटल में निकालना है, वर्टिकल में निकालना है, या फिर लैंडस्केप में आपने उसको रखना है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं उस चीज़ को। टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की। अगर हम लाइन की हाइट को 1.5 पे चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+5 हम उसके लिए यूज़ करेंगे, और ये हमने पहले भी किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है MS एक्सेल, इसको शुरू करते हैं। अब आपको चीज़ें थोड़ी ध्यान से करनी पड़ेगी, कहीं MS वर्ड और MS एक्सेल की चीज़ें जो आपस में मिक्सअप ना हो जाए। व्हाट इज़ MS एक्सेल? MS एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है बोलता, वेयर वी कैन रिकॉर्ड डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जहाँ पे हम डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसकी फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं डाटा को। इट इज़ ईजी टू एनालाइज डाटा इन एन एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में जो डाटा को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। ए वर्कशीट इज ए ग्रिड ऑफ सेल मेड अप ऑफ हॉरिजेंटल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। तो जहाँ पे हम MS एक्सेल पे वर्क करेंगे उसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। तो बोलते हैं कि एक वर्कशीट जो है एक ग्रिड ऑफ सेल्स है। सेल ग्रिड का मतलब जाली सी है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे जब हम अभी जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। मेड अप ऑफ हॉरिजेंटल रो, जो कि हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम से बनाई गई है। जनरल यूज़ ऑफ एक्सेल इंक्लूड सेल बेस्ड कैलकुलेशन, टेबल्स एंड वेरियस ग्राफिक टूल्स। तो ठीक है, तो जनरल यूज जो रहता है MS एक्सेल का वो सेल बेस्ड कैलकुलेशन रहता है, टेबल्स रहते हैं और ग्राफिक टूल्स रहते हैं। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे कोई ग्राफ बनाना है, कोई चार्ट्स बनाना है, पाई चार्ट वगैरह वगैरह, तो हम वो कहाँ पे करते हैं, MS एक्सेल पे करते हैं। अब इसका कॉमन एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो बात कि हम एक स्कूल में अपनी क्लास का जो है डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं और वहाँ पे उसका ग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि MS एक्सेल में जो है डाटा डाल देंगे कि हमारे क्लास में कितने बॉयज़ है, कितनी गर्ल्स है, क्या उनकी एज है, क्या उनके पेपर में मार्क्स है, कितने उनका और उनका क्या ग्रेड है उनके पास, और सब्जेक्ट क्या क्या वगैरह वगैरह। तो हम वो डिटेल जो है MS एक्सेल में डाल देंगे और वो एक जो हमें जो है एक जो है ग्राफ सा बना के देगा कि इतनी स्टूडेंट्स जो है, इतने बॉयज़ है, उनका ये उनका ये ग्रेड है, इतनी लड़कियां उनका ये ग्रेड है वगैरह वगैरह। ऐसा ये पूरा ग्राफ हमें दे देगा। विद एन एक्सेल स्प्रेडशीट यू कुड क्रिएट ए मंथली बजट, ट्रैक बिजनेस एक्सपेंसेस। और एक्सेल स्प्रेडशीट की मदद से बोलते हैं मंथली बजट को अपना क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैक अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को भी क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि भी हमारा कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ वगैरह वगैरह। एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और हम जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को भी यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं MS एक्सेल को। बहुत यूजफुल चीज़ है ये।
मेन पॉइंट जो यहाँ पे रहने वाले हैं एम एस एक्सेल के, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रहने वाला है वो कैलिबरी रहने वाला है। एम एस वर्ड में भी कैलिबरी ही था। डिफ़ॉल्ट साइज़ जो था 11 पॉइंट था। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फाइल नेम रहने वाला है बुक वन। ठीक है, अगर आप कोई यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं और नाम जो है नहीं देते तो ये खुद से खुद जो है उसको नाम दे देगा बुक वन के नाम से। ठीक है, फाइल एक्सटेंशंस जो यहाँ पे रहने वाला है XLS 2007 से पहले जो यहाँ पे फाइल हम सेव करते थे, एक्सटेंशंस करते थे, वो ये 2007 तक। ठीक है, तो .xls से वो फाइल का नाम एक्सटेंशन दे देता था। और 2007 के बाद क्या आने लग गया, .xlsx। ठीक है, तो ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है और ये फाइल एक्सटेंशन जरूर पूछते हैं। वी कैन एंटर डाटा इन एम एस एक्सेल इन 3 टाइप्स। हम जो है एम एस एक्सेल में 3 टाइप से जो डाटा को एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट, नंबर एंड फार्मूलाज। ठीक है, टेक्स्ट में भी हम डाटा एंटर कर सकते हैं ABCD वगैरह वगैरह, नंबर्स में भी 1 2 3 4 जो भी है, और फार्मूला लगा के भी हम जो है एम एस वर्ड में डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला भी लगाते हैं, सम का फार्मूला लगाएंगे, सब्सट्रैक्शन का लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, ये सब यहाँ पे फार्मूलाज रहते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेल कैन बी रेफरेंस्ड इन 3 वेज। यहाँ पे सेल को 3 तरीक़ों से बोलता है रेफरेंस्ड किया जाता है, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, तो जो रिलेटिव रेफरेंस है ये हम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सेल है जो MS एक्सेल में इनको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, जो रेड रेड बाउंड्री के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो रिलेटिव यहाँ पे सेल रहने वाले हैं। मान लो बात ये, हम जो कॉलम में हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर दी, उसमें फार्मूला डाल दिया, तो अगर दूसरे दूसरे कॉलम में भी सेम ही वैल्यू रहेगी, सेम ही फार्मूला रहेगा, तो उसको हम रिलेटिव सेल बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंट सेल में जो है डिफरेंट फार्मूला रहेगा, डिफरेंट वैल्यू रहेगी, तो हम उसको एब्सोल्यूट बोलेंगे। अगर यहाँ पे जो हमारी ये स्प्रेडशीट है, जितनी भी स्प्रेडशीट है, यहाँ पे जो हम रिलेटिव सेल का यूज़ भी कर रहे हैं, सेम फार्मूला का यूज़ भी कर रहे हैं इसी एक शीट में, और डिफरेंट फार्मूले का भी यूज़ कर रहे हैं इसी एक शीट में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेल रेफरेंस्ड बोलते हैं हम इसको। तो ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैक्सिमम रोज़ यहाँ पे रहने वाली है वो 1,48,576 यहाँ पे जो मैक्सिमम रो यहाँ पे रहने वाली है। इससे ज़्यादा हम यहाँ पे रो को एक्सीड नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम कॉलम जो यहाँ पे रहने वाला है 16,384 यहाँ पे जो है मैक्सिमम कॉलम रहने वाला है। तो आप ये भी देख लें, याद कर लेना, क्या पता पूछ ही ले एग्जामिनर। यहाँ पे जो इंटरफेस रहने वाला है MS एक्सेल का, वो सेम, कुछ हद तक सेम जो है MS वर्ड की तरह रहने वाला है। ये हमारा स्टार्ट बटन है जो हमने वहाँ पे किया हुआ था, ये हमारे क्विक एक्सेस बार है यहाँ पे, ये हमारा नेम बॉक्स है। अगर ये आपको सेल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे A1, यहाँ पे कॉलम है और 1 यहाँ पे रो है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है कि A1 है आपका, अभी आप किस सेल पे एक्टिव हो, A1 पे एक्टिव हो। अगर हम आगे जाएंगे तो B1 आ जाएगा यहाँ पे खुद ब खुद नाम कि अब आप B1 पे एक्टिव हो। ठीक है, तो ये फार्मूला बार यहाँ पे रहने वाला है, FX करके यहाँ पे जो है आप यहाँ पे फार्मूला भी प्रेस डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो भी सेल में आपने फार्मूला यूज़ करना है उस फार्मूला बार में डालेंगे। ये आपके कॉलम रहने वाला है, ये टाइटल बार रहने वाला है। ऊपर जो आपको ये दिखा रहा है बुक नंबर, बुक K1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे टाइटल बार है। और ये रिबन रहने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये रिबन ही था, तो यहाँ भी सेम सेम सी चीज़ है। कॉलम रहने वाला है, टाइटल बार रहने वाला है, स्क्रॉल बार ये रहने वाली है, और ये टैब्ड पेज व्यू ये रहने वाला है। जूम यहाँ पे रहने वाला है कि हमें अपनी स्प्रेडशीट को किस लेवल तक जूम करना है। स्टेटस बार यहाँ रहने वाला है, वर्कशीट यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो 2007 जो MS एक्सेल है वहाँ पे 3 वर्कशीट हमें दिखाई देती थी, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। बट 2007 के बाद जो एक्सेल आए वहाँ पे हमें शीट जो एक ही शीट दिखाई देती है। अगर हमने 2 शीट क्रिएट करनी है तो फिर दूसरी शीट जो हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्कशीट नेविगेशन यहाँ पे रहने वाला है, ये रोज़ है हमारी, और बाकी जो थोड़ा बहुत इंटरफेस है ये MS वर्ड की तरह ये है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं। आगे देखते हैं। शॉर्टकट की को करने से पहले पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमें जो है कीबोर्ड की नॉलेज रहनी चाहिए। अगर हमें कीबोर्ड की नॉलेज रहती है तो हम जो है हमें जो ये शॉर्टकट की जो बहुत आसान लगने लगेगी। अब इस कीबोर्ड को ही देख लो आप, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो इसे तो हम बिना शिफ्ट के भी प्रेस कर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमने ये जो सिंबल यूज़ करना है $# और ये परसेंटेज वगैरह वगैरह, तो हमें पहले शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा, तब हम इन सिंबल को प्रेस कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे कॉलन है, ये सेमी कॉलन है, ये इन्वर्टेड कॉमाज है, ये कॉमाज है, ये फुल स्टॉप है, और ये जो है दूसरे वाले सिंबल है। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख लें कीबोर्ड को, तब जाके जो है शॉर्टकट की करें। शॉर्टकट की को देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन को जब हम प्रेस करेंगे तो इंसर्ट द करंट टाइम, जो भी एक्टिव सेल रहेगा हमारा उस टाइम, वहाँ पे जो है करंट टाइम को इंसर्ट कर देगा। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को जब हम प्रेस करेंगे तो इंसर्ट द करंट डेट। ठीक है, जो भी हमने एक्टिव सेलेक्ट किया होगा उसमें जो है करंट डेट को जो है इंसर्ट कर देगा। कंट्रोल प्लस
इन्वर्टेड कॉमास को जब हम प्रेस करेंगे तो कॉपी द वैल्यू ऑफ अबव सेल, ठीक है। तो उस सेल के ऊपर जो भी सेल रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी, उसको वो कॉपी कर देगा एक्टिव वाले सेल में, जहाँ जो हमारा एक्टिव सेल रहेगा। कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रॉफी भी हम इसको बोलते हैं, और हम इसको सिंगल कोट भी इसको बोलते हैं। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो कॉपी द फार्मूला ऑफ अबव सेल, जो हमारा एक्टिव सेल से ऊपर का जो सेल रहेगा ये उसका जो है फॉर्मूले को कॉपी कर देगा। अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 जब हम प्रेस करेंगे तो इंसर्ट न्यू वर्कशीट जो है इसका फंक्शन रहता है। अलर्ट प्लस एंटर को जब हम प्रेस करेंगे तो वाइल टाइपिंग टेक्स्ट इन ए सेल प्रेसिंग अलर्ट प्लस एंटर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो जब हम अलर्ट प्लस एंटर को टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे, जब हम जो है अपने सेल में टाइपिंग कर रहे होंगे तो ये नेक्स्ट लाइन को जो है मूव कर देगा, क्रिएट कर देगा वहाँ पे, अलाउइंग फॉर मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट इन वन सेल, ठीक है। और वहाँ पे उस सेल में जो है मल्टीपल लाइन को हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो हम वहाँ पे सीधा लिखते जाएंगे तब तो वो रो आगे बढ़ती जाएगी, सेल से भी बाहर हम लिखते जाएंगे, और अगर हम अलर्ट प्लस एंटर को प्रेस करेंगे तो वो जो है नीचे को आ जाएगी। अब इसका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है और हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि अलर्ट प्लस एंटर का क्या फंक्शन रहने वाला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम लिखेंगे और उसका सरनेम भी लिखेंगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ रहे होंगे यहाँ पे कि स्टूडेंट का जो नाम है वो एक्टिव सेल से जो बाहर चला गया है। अगर वो एक्टिव सेल से बाहर चला जाएगा तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा हमारी डिटेल को कलेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट प्लस एंटर को जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक और जो है नई लाइन के लिए जो यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दिया गया है। तो हम उसका सरनेम यहाँ पे लिख लेंगे और आगे उसका जो भी डाटा हमने वहाँ पे फिल करना होगा, मेल है फीमेल है, परसेंटेज क्या है उसकी, कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो हम आगे जो है इस रो में पूरा डाटा डाल सकते हैं। तो ये अलर्ट प्लस एंटर का जो फंक्शन रहने वाला है। और जब हम MS एक्सेल पे आ ही गए तो एक दो कमांड और भी जो यहाँ पे जो है फॉर्म कर देते हैं, मतलब इंसर्ट कर देते हैं। जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे करंट टाइम इंसर्ट कर देगा ये। जब हम कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे करंट डेट को ये जो है इंसर्ट कर देगा हमारे एक्टिव सेल में, जो भी हमारा एक्टिव सेल रहने वाला है। तो इस प्रकार से भी हम इन शॉर्टकट की को समझ सकते हैं। अगर हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो हम 5-10 मिनट जो है इनको जो है प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पे काम करके इनको अच्छे से और समझ सकते हैं। अब वापस से चलते हैं। कंट्रोल प्लस 1 को जब हम प्रेस करेंगे ओपन द फॉर्मेट सेल विंडो, तो हमारी फॉर्मेट सेल विंडो की जो है ओपन हो जाए, फॉर्मेट सेल विंडो जो है ओपन हो जाएगी। अलर्ट प्लस इक्वल टू को जब हम प्रेस करते हैं तो क्रिएट द फार्मूला टू सम ऑल द अबव सेल, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे जो एक्टिव सेल है, मान लो बात हमने 4-5-10 सेल को जो है सेलेक्ट कर दिया है, तो वो जो है जो से जो है उसका जो है सम करके जो हमें दे देगा, ठीक है। अलर्ट प्लस इक्वल टू को जब हम प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस F3 को जब हम प्रेस करते हैं तो ओपन द एक्सेल फार्मूला विंडो, तो एक्सेल की जो है फार्मूला विंडो ओपन हो जाएगी। शिफ्ट प्लस F5 को जब हम प्रेस करते हैं तो ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, वहाँ पे जो हमारे स्क्रीन पे जो है सर्च बॉक्स शो करने लग जाएगा जब हम शिफ्ट प्लस F5 को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट एंटायर कॉलम, ठीक है। तो हम एंटायर कॉलम को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम कंट्रोल प्लस स्पेस को जो है प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस को जब हम प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट एंटायर रो, तो हम यहाँ पे जो है एंटायर रो जो है सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोगों ने एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे हमारा होता है दिन रात होता है, आज कल होता है, आसमान और सूरज चांद होता है, धरती आसमान होता है। तो यहाँ पे जो रहने वाला है कंप्यूटर में, अगर कॉलम की बात हो रही होगी तो हमारी रो की बात भी जरूर होगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस जब हम प्रेस करते हैं तब कॉलम की बात हो रही है, और शिफ्ट प्लस स्पेस को जब हम प्रेस करते हैं तो रो की बात हो रही है। इस बात को आपने समझनी है। आगे देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 जब हम प्रेस करते हैं, बुक में 1 दिया हुआ है, बट आपने ये इस बात को समझना है कि 1 शिफ्ट के साथ जब हम कोई चीज़ प्रेस करते हैं तो वो 1 प्रेस नहीं होगा, वो सिंबल प्रेस होंगे। आप यहाँ कीबोर्ड में भी देख सकते हैं, जो ये अपर साइड में जो हमें सिंबल दिए हुआ है ये शिफ्ट के साथ प्रेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास दिया हुआ है, @ दिया हुआ है, हैश दिया हुआ है, डॉलर दिया हुआ है। ये कब प्रेस होंगे, जब हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे। तो बुक में जो 1 दिया हुआ है, मुझे तो ये पता ही नहीं चला कि क्यों दिया हुआ है, बट मैंने ये दोनों चीज़ें ले रखी है, 1 भी ले रखा है और सिंबल को भी ले रखा है। तो मैं कहूँगा कि आप ये सिंबल्स को ही प्रेफर करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन जब हम प्रेस करेंगे तो चेंज सेलेक्टेड फॉर्मेट नंबर इनटू कॉमा फॉर्मेट, जो भी हमारा सेलेक्टेड फॉर्मेट होएगा उसको कॉमा फॉर्मेट में जो है चेंज कर देगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ को जब हम प्रेस करेंगे तो चेंज सेलेक्टेड फॉर्मेट नंबर इनटू टाइम फॉर्मेट में, तो जो सेलेक्टेड फॉर्मेट रहेगा वो टाइम फॉर्मेट में जो है
चेंज कर दिया जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश को जब हम प्रेस करेंगे तो चेंज सेलेक्टेड फॉर्मेट नंबर इनटू डेट फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर को जब हम प्रेस करेंगे तो चेंज सेलेक्टेड फॉर्मेट नंबर इनटू करेंसी फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज जब हम प्रेस करेंगे तो चेंज सेलेक्टेड फॉर्मेट नंबर इनटू परसेंटेज फॉर्मेट नंबर में जो है चेंज कर दिया जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सर्कमफ्लेक्स, इस सिंबल को हम सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं। तो जब हम इसे प्रेस करेंगे तो चेंज सेलेक्टेड फॉर्मेट नंबर इज साइंटिफिक फॉर्मेट नंबर में जो है चेंज कर दिया जाएगा। अब इनको प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं। हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है और जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन को प्रेस करेंगे तो ये कॉमा फॉर्मेट में आ जाएगा। जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ को प्रेस करेंगे तो ये टाइम फॉर्मेट में आ जाएगा। जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश को प्रेस करेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर को प्रेस करेंगे तो ये डॉलर मतलब करेंसी फॉर्मेट में आ जाएगा। जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज को प्रेस करेंगे तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाएगा। जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सर्कमफ्लेक्स को प्रेस करेंगे तो चेंज सेलेक्टेड फॉर्मेट जो है वो साइंटिफिक फॉर्मेट में जो है चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे प्रैक्टिकल में इतना ही, शायद अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो है कमांड्स को जो है फॉलो करना जो है कितना आसान है। तो आगे देखते हैं। कंट्रोल प्लस हाइफन भी हम इसको बोलते हैं, डैश भी बोलते हैं और माइनस भी कई बार बोल देते हैं। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो डिलीट सेलेक्टेड कॉलम और रो वो डिलीट हो जाएगी। जो भी हमने कॉलम को सेलेक्ट किया होगा या फिर रो को सेलेक्ट की होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू को जब हम प्रेस करेंगे टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम और रो, तो यहाँ पे एक नई कॉलम या फिर नया रो जो है इंसर्ट हो जाएगा। वहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपने कॉलम को इंसर्ट करना है तो कॉलम हो जाएगा, रो को इंसर्ट करना है तो रो हो जाएगा। कंट्रोल प्लस होम मूव टू सेल A1, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करते हैं तो हमारा जो सेल है वो जो है A1 पे मूव कर जाएगा, मतलब सेल A1 पे मूव आ जाएगा हमारा कर्सर। कंट्रोल प्लस टाइड, जो ये हमारा सैम्पल है इसको टाइड बोलते हैं। स्विच बिटवीन शोविंग एक्सेल फार्मूलाज फॉर देयर वैल्यूज इन सेल। तो यहाँ पे जो एक्सेल फार्मूलाज हमने यहाँ पे जो डाला हुआ इंसर्ट किया हुआ है उसकी वैल्यूज़ को जो है शो करेगा ये। F2, जब हम डायरेक्ट F2 को प्रेस करेंगे तो टू एडिट द सेलेक्टेड सेल, तो जो भी हमने सेलेक्टेड सेल जो किया होगा वहाँ पे उसको एडिट कर देगा। F3, जब हम F3 को प्रेस करते हैं आफ्टर ए नेम हैज़ बीन क्रिएटेड इट विल बी पेस्ट नेम, ठीक है। जब हम F3 को प्रेस करते हैं तो जो भी हमने नेम क्रिएट किया होगा या कुछ भी डाटा वहाँ पे जो हमने फाइल का नेम क्रिएट किया होगा तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। F4 को जब हम प्रेस करते हैं रिपीट लास्ट एक्शन, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट इन अनदर सेल प्रेसिंग F4 विल बी चेंज द टेक्स्ट इन सेल टू द सेम कलर, ठीक है। तो F4 का जो यहाँ पे फंक्शन रहने वाला है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो वो लास्ट एक्शन जो भी हमने MS एक्सेल में जो है परफॉर्म किया होगा वो उसी को ही रिपीट करते रहेगा। हमने MS वर्ड में भी देखा था कि लास्ट एक्शन को जो कैसे परफॉर्म होता है। अगर आपने लास्ट एक्शन में किसी वर्ड का कलर चेंज किया है तो आप किसी दूसरे वर्ड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर लास्ट एक्शन में आपने कोई वर्ड डिलीट किया है तो ये डिलीट की तरह भी यूज होएगा, कोई पेस्ट किया है तो पेस्ट की तरह भी यूज होएगा, ठीक है। तो जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होगा वो F4 उसको कॉपी करेगा और आपको जो है वही फंक्शन है जो वही जो लास्ट फंक्शन आपने किया है उसकी तरह वर्क करेगा। F5 गो टू ए स्पेसिफिक सेल फॉर एग्जांपल R90, अगर आप F5 को प्रेस करते हैं तो आप जो है स्पेसिफिक सेल पे डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर आपने जो है R9 पे जाना है तो आप सीधा इस पे चले जाएंगे। अब आपने देखा होगा एक्सेल पे के ऊपर ABCD लिखा होता है और इस साइड को 1 2 3 4 लिखा जाता है, तो आप स्पेसिफिक सेल पे भी जा सकते हैं सीधा ही। F11 क्रिएट चार्ट फॉर सेलेक्टेड डाटा, ठीक है। तो जब आप F11 प्रेस करेंगे तो जो भी डाटा आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा अपने अपने जो स्टूडेंट्स का या जो भी जिसका भी आपने डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है वो उसका जो है चार्ट क्रिएट कर देगा। आज का जो टॉपिक है हम इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर यहाँ से जो भी क्वेश्चन छूट गए होंगे वो हम आगे प्रैक्टिस सेशन में भी ज़रूर करेंगे। हमने आज जाना कि MS एक्सेल या फिर MS वर्ड जो हमने पहले किया हुआ है इनके जो फंक्शन है, शॉर्टकट कीज वगैरह वगैरह, ये इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर हम 1-2 बार पेन कॉपी लेके इनको समझते हैं तो ये आसानी से हमें समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स को जो है कहाँ पे प्रॉब्लम्स है या फिर मुझे किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। और अगर सब कुछ सही है, आप लोगों को भी चीज़ें समझ आ रही है और आप लोग मेरा वर्क भी पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।